राजनीतिनामा के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं कुमार विजय। आज हम लोग अपने देश के राजनीति करने वालों, नीति निर्धारण करने वालों और देश से मतलब रखने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही मौजू मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। आप सभी लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं, जो भी जागरूक लोग होंगे, कि अभी हमारा देश वर्ल्ड के सबसे युवा देश में शामिल है और इसको बोला जाता है जनसांख्यिकीय लाभांश का समय, डेमोग्राफिक डिविडेंड का समय। यह वह समय होता है जब देश का पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा उत्पादन करने वाला हो, खिलाने वाला हो, और खिलाने वाले के मुकाबले खाने वाले का वर्ग छोटा हो। तो उस स्थिति में खिलाने वाला ज़्यादा है, वह प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है, तो यह वर्ग किसी भी देश के वृद्धि में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, जीडीपी ग्रोथ में, टोटल ग्रोथ में पॉजिटिव रोल अदा करता है। तो आज के समय में हम उस समय में हैं जहां 15 से 64 वर्ष के आयु के लोग, जिन्हें सामान्य तौर पर उत्पादक वर्ग कहा गया है, यंग पॉपुलेशन कहा गया है, यानी जो उत्पादन करता है, वह अभी सबसे ज़्यादा है। अमेरिका, जापान, और सबसे ज़्यादा अभी जापान एजिंग देश बन रहा है, मतलब वहाँ बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा हो रही है। तो 15 साल से कम के लोग और 65 साल से अधिक के लोग, ये निर्भर जनसंख्या कहलाते हैं। वैसी स्थिति में जब हमारा देश कहता है कि हम देश विश्व की महाशक्ति बनने जा रहे हैं, हम बहुत बड़ा बात हम कहने की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये सोचने और कहने की बात है, विचार करने की बात है सभी के लिए। इसको इवेलुएट करने की है कि जो युवा शक्ति है, क्या हम अपनी युवा शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं? तो हम इसको एक चेतावनी के रूप में और एक समझने के लिए, दोनों ही दृष्टिकोण से हम लोग इसको देखने जा रहे हैं। अभी जैसा मैंने कहा कि भारत में 15 से 64 वर्ष की आयु के लोग अभी सर्वाधिक संख्या में हैं और ये लोग उत्पादक वर्ग कहलाते हैं, यानी बच्चे और बुजुर्गों के मुकाबले भारत की जो युवा जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। 15 से 64 वर्ष के आयु के लोग ये उत्पादन के कार्य में बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। तो अगर इनको सही से स्किल्ड बनाया जाए, रोजगार का अवसर दिया जाए, तो किसी भी देश के जीडीपी में योगदान देने वालों में ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ग बन सकते हैं। अभी भारत उस डेमोग्राफिक डिविडेंड के सुनहरे दौर से गुजर रहा है। जैसा मैंने कहा कि भारत की लगभग 65 to 68% जनसंख्या जो है वह यंग पॉपुलेशन कहला रहा है। 65 से 68% जनसंख्या यंग पॉपुलेशन कहला रहा है। तो जो हमारे सरकारें हैं, वो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, सभी उनको इस बात पर पहले ध्यान देने की जरूरत है कि इस कार्यशील जनसंख्या का हम सर्वाधिक पॉजिटिव तरीके से उपयोग कैसे करें, ताकि देश के आर्थिक समृद्धि और विकास में इनका योगदान सर्वाधिक हो। आज सभी सरकारों को इस लाभांश से सर्वाधिक लाभ उठाने की जरूरत है। अगर सरकारों ने इसे सही रूप से इस्तेमाल कर लिया तो हम विश्व की सबसे बड़ी, भले न हो लेकिन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में निश्चित रूप से सफल होंगे, क्योंकि विश्व के आर्थिक विकास का जो भी इतिहास है उसमें इस वर्किंग पॉपुलेशन का, यंग वर्किंग पॉपुलेशन का सबसे बड़ा योगदान माना गया है। ये लोग कैसे योगदान देंगे? अगर तभी योगदान देंगे जब इनको प्रॉपर शिक्षा मिले। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि केवल डिग्री ले लें, डिग्री ही रोजगार की गारंटी नहीं होती है, और बिहार जैसे राज्य में तो यह आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। फिर इनको कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट इनका कराया जाए, जो बाजार की जरूरत है, जो इनकी जरूरत है, उसके अनुसार
इन नौजवानों में स्किल डेवलपमेंट जरूरी है। साथ ही साथ प्रोडक्टिव रोजगार का सृजन पूरे देश के लिए जरूरी है। ये रोजगार का मौका उन क्षेत्रों में दिया जाए जो हमारे देश के विकास में अहम रोल प्ले करेंगे। तो ऐसे चीजों को आइडेंटिफाई करके जितनी जल्दी हो सके रोजगार देंगे, हमारे पूरी अर्थव्यवस्था के लिए वो उतने ज्यादा फायदेमंद होंगे। फिर है स्वस्थ रहेंगे तभी तो अच्छे से काम करेंगे। तो स्वास्थ्य की सुविधाओं को और भी ज्यादा विस्तारित करने की जरूरत है। क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज, केवल हेल्थ सर्विसेज नहीं, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज। फिर सुशासन, नीति अच्छी बने, व्यापार के अनुकूल माहौल बनाया जाए ताकि यह यंग पॉपुलेशन सही रूप से काम करे। आप जानते हैं कि अगर ये यंग पॉपुलेशन अगर प्रॉपर चैनलाइज नहीं हुआ तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदलने से कोई नहीं रोक पाएगा। 70 का दशक याद होगा, जब भारत में बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम पर पहुंची। पूरे देश में नौजवान बेचैन था, वह अपने जीवन के या भविष्य के लिए आशंकित था, उसे मौका नहीं मिल रहा था। आम आदमी अपने जरूरतों के सामानों को नहीं खरीद रहा था। तो जयप्रकाश आंदोलन आया था, सरकार को इमरजेंसी लगाना पड़ा था। आज की सरकारों को उन चीजों का ध्यान रखना है कि अगर आप यंग पॉपुलेशन के जरूरतों को लंबे समय तक नजरअंदाज करेंगे तो भारत आज सर्वाधिक यंग पॉपुलेशन के दौर से जा रहा है, जो मैंने कहा गोल्डन पीरियड से गुजर रहा है। यह एक डेमोग्राफिक डिजास्टर के रूप में बदल सकता है और यह देश में अशांति पैदा करने वाला नौजवान वर्ग ही जो होता है करता है हो सकता है। जैसा मैंने कहा है कि डेमोग्राफिक, अगर इसको हम इग्नोर करेंगे, इफ यू आर इग्नोरिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड यू आर मेकिंग अ हिस्टोरिकल मिस्टेक। यह ऐतिहासिक भूल होगी, यह केवल कहने की बात नहीं है और यह एक राष्ट्र के पतन का भी रास्ता खोजेगा, क्योंकि पूरा देश हमारा अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड के दौर से गुजर रहा है, जो डाटा में भी आप देख सकते हैं। वर्तमान में हमारे देश में जो युवा वर्ग है वो 28 से 29 साल का औसत एज है। मैंने कहा कि चाइना और अमेरिका में 37-38 साल है, यह जापान में 48 साल है। यानी भारत में इन सारे देशों के मुकाबले सर्वाधिक युवा पॉपुलेशन निवास करेगा और संख्या प्रतिशत तो है ही, क्योंकि हमारा देश जनसंख्या के मामले में बहुत ज्यादा बड़ा है, तो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी उतना ही बड़ा होगा। तो आपको उसी के अनुसार सोचना है। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि 67% आबादी 15 से 64 साल के बीच में है। यह अपने पीक पर 2040 तक रहेगा और धीरे धीरे 2055 तक चलेगा। 2055 के बाद हमारे देश की जो आबादी है वह बूढ़ी होने लगेगी, यानी यही लोग अब बूढ़ा होंगे उस जमाने में, तो बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ेगी, यानी निर्भर लोगों की संख्या बढ़ेगी और उत्पादन करने वाले लोगों की संख्या घटेगी। तो उस समय हम ज्यादा मुश्किल में रहें, उसका अभी से सोचना होगा कि हम उस समय अभी ऐसा कर लें कि उस समय हम ज्यादा मुश्किल में ना रहें। फिर जहां तक हमारा देख रहे हैं कि बिहार भी, जैसे भारत विश्व के कंटेक्स्ट में सबसे यंग पॉपुलेशन का देश बनने जा रहा है, उसी तरह से भारत के कंटेक्स्ट में बिहार सबसे यंग पॉपुलेशन बनने जा रहा है। और जिस तरह से दक्षिण भारत के राज्यों का आजादी के बाद तेजी से विकास हुआ, तो दक्षिण भारत के राज्य आजादी के बाद सबसे यंग पॉपुलेशन वाले राज्य बने। आज केरला, तमिलनाडु बूढ़ा हो रहा है, लेकिन उसी मुकाबले बिहार तेजी से नौजवान हो रहा है। यह नौजवानी हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए सर्वाधिक फायदेमंद होने वाला है। हम जानते हैं कि हमारा जो बिहार है उसमें 57 से 58% लोग 25 साल की आयु वर्ग के होने वाले हैं। यानी सबसे यंग 25 वर्ष का जो नौजवान होता है वो सबसे ज्यादा ऊर्जा के साथ काम करता है,
वो सबसे ज्यादा आउटपुट देता है। बिहार वैसे राज्यों में शामिल होने जा रहा है या हो चुका है जहां 25 वर्ष के आयु के लोग 57 से 58% है। इनका कैसे सदुपयोग होगा? बिहार सरकार के नीति निर्धारक लोगों को जानना है, समझना है और उसके अनुरूप काम करना है। केवल अच्छी अच्छी बातें करने से काम नहीं होगा। आप इस यंग पॉपुलेशन के जो मुद्दे हैं उनको एड्रेस बहुत ही गंभीरता से करना होगा। फिर बिहार में जो पॉपुलेशन टोटल फर्टिलिटी रेट है, प्रजनन दर जो है देश के मुकाबले ज्यादा है। हमारे यहाँ 2.98 यानी 3% के आसपास है, जहां देश में 2% है। अभी ये फायदेमंद होगा अभी के दौर में, क्योंकि बिहार में यंग पॉपुलेशन की संख्या उतनी बड़ी संख्या में बढ़ेगी, जो राज्य के विकास में सर्वाधिक योगदान देगा। राज्य के आर्थिक विकास में इसका अहम योगदान होगा। और 2031 से 2041 बिहार के लिए पिक पीरियड होगा। इस पीरियड के लिए हमें नए सोच के साथ, नई नीतियों के साथ, प्रभावी नीतियों के साथ इस यंग पॉपुलेशन के जरूरतों के हिसाब से निर्णय लेने होंगे। और ये जो युवा होता है वह एक अवसर भी होता है, अवसर होता है। इस अवसर को अवसर बनाए रखना नीति निर्धारकों का, सरकारों का, प्रशासकों का काम होता है। अगर आप इसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यह डिजास्टर के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। बिहार के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है वह है माइग्रेशन। हम देखते हैं कि बिहार का यंग पॉपुलेशन मजबूरी में ही कश्मीर तक जाता है। वहां जब मारा जाता है कोई, तो हम देखते हैं कि बिहार के इतने लोग मारे गए। पंजाब में वही हालत हुआ था हमारा। दिल्ली की गलियों में, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में हमारे नौजवान रहते हैं और बड़े बड़े घरों में दरबानी का काम करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, IAS IPS भी बनते हैं, लेकिन वो भी बिहार से बाहर जाकर बनते हैं। जो IITians हैं, जो MBBS किए हैं, बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ते हैं, उनके लिए बिहार में वो मौका नहीं है। फिर उसी तरह से गुजरात में, उसी तरह से महाराष्ट्र में, उसी तरह से तमिलनाडु में। अगर तेलंगाना में, आंध्रा के CM या कहीं के भी CM बिहार के नौजवानों के बारे में कुछ गलत बोलते हैं तो इस बात को आप सोचने के लिए जरूरत है आपको कि हम अपने नौजवानों को अपने राज्य में उस तरह का मौका नहीं देते हैं। तो दे आर फोर्स्ड टू माइग्रेट फ्रॉम आवर ओन स्टेट। तो वो केवल पैसा कुछ भेजते हैं, लेकिन उस पैसे का जो इनपुट होता है वो रियल डेवलपमेंट नहीं है। अगर बिहार में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो, उनका स्किल हो, उसके अनुसार डेवलपमेंट हो, तो बिहार राज्य के इकोनॉमी में उनका एक बड़ा योगदान होगा। उसको करने की जरूरत है। हमारे एक बड़े संख्या में 31% हमारा नौजवान किसी भी स्किल से परिचित नहीं है। बहुत बड़ा डिजास्टर की बात है कि 31% लोग, स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम चलता है, कागजों पर ही चलकर खत्म हो जाता है। इस चीज को रोकना है, उस भ्रष्टाचार को रोकना है। इसी तरह से हमारे बिहार में औद्योगिकरण का लगभग पूर्ण अभाव है। जब उद्योग नहीं होंगे तो फिर रोजगार का सृजन कहां से होगा, कच्चे मालों का इस्तेमाल कहां से होगा, उसमें ट्रांसपोर्टेशन में कितने लोगों को रोजगार मिलता, वह अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होगी। अगर हमारा राज्य का इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो राज्य का जो औद्योगिक सूचकांक है बढ़ेगा, इकोनॉमी मजबूत होगी, तो हमारे जो इकोनॉमी रूपी शरीर में है वह ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। लेकिन हमारे राज्य में ऐसा नहीं है, यह एक समस्या है। फिर इस चीज को देखना होगा कि जो यह अवसर है वह अवसर रहे, वह आपदा में कन्वर्ट न करे। हमारे राज्य में बहुत, या हमारे देश में भी उस तरह की बहुत सारी बातें देखने को मिलती हैं कि हम बातें ज्यादा करते हैं, जमीन पर काम कम होता है, कार्यान्वयन में कागजों पर काम ज्यादा होता है। केवल राजनीतिक संभावनाओं को तलाश लेने से आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं होता है। अब हमारा जो नौजवान है, जो भी नीति निर्धारक हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं,
उनको आंख खोलने की जरूरत है। केवल सत्ता में बने रहने से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अगर आपने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया तो आप तो जाएंगे ही, पूरे राज्य को लेकर चले जाएंगे, पूरी व्यवस्था को लेकर चले जाएंगे। क्योंकि जब यंग पॉपुलेशन इतनी बड़ी संख्या में हमारे राज्य और देश में है, अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा, अगर उसके अनुसार, उसके योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलेगा, तो वह यंग पॉपुलेशन सामाजिक अशांति के दौर में चला जाएगा। इतिहास यही बताता है, इसे सीख लेने की जरूरत है। तो कौशल भी है और काम नहीं मिला तो उसका क्या होगा? वह लाभांश बोझ बन जाएगा। अगर हम एजुकेटेड हैं, ट्रेंड हैं और हम रोजगार खोज रहे हैं, पूरे बिहार में घूम जा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है और हम फिर बाहर जा रहे हैं, हम परिवार को छोड़कर जा रहे हैं, घर को छोड़कर जा रहे हैं, गांव को छोड़कर जा रहे हैं, अपने बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं, उसका क्या असर होगा? ये नीति निर्धारकों को सोचना है। आपको सोचना है कि अगर आज अनदेखी कर रहे हैं तो कल की भारी भूल कर रहे हैं आप। आज की अनदेखी कल की भारी भूल साबित होगी। यह नीति निर्धारकों को ध्यान में रखना होगा। युवा शक्ति राष्ट्र की पूंजी होती है। इसको पूंजी बनाना है कि भविष्य का संकट बनाना है। अभी भारत का जो नौजवान पॉपुलेशन है, इसको आप पूंजी बनाएंगे। अगर पूंजी नहीं बनाएंगे तो संकट होगा। तो निर्णय लेने वाले, नीति बनाने वाले राजनीतिक वर्ग को इस बात की तरफ आंख खोलना होगा। केवल अपने घर, अपने बाल बच्चों को रोजगार देते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। आपकी सोच व्यापक होनी चाहिए। व्यापक फलक पर सोचिए, क्योंकि ये सामने मुंह बाय खड़ा है समस्या। क्योंकि आप यू आर इनटू द डेमोग्राफिक डिविडेंड एरा और आप उस समय में घुस चुके हैं, पहुंच चुके हैं और ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा। सही समय पर जागिए। भारत युवा है, पर क्या भारत तैयार है? हमारा कहना है कि भारत तो युवा बन चुका है। क्या हमारी सरकारें तैयार हैं? क्या हमारा राजनीतिक नेतृत्व इसके लिए तैयार है? आप शिक्षा देकर केवल डिग्री दे रहे हैं, लेकिन हुनर चाहिए। गांधी ने कहा था कि अर्निंग व्हाइल लर्निंग का कॉन्सेप्ट नीचे से ही आ जाना चाहिए था। स्किल इंडिया उसी का कार्य रूप इधर आया है, लेकिन उसको सही रूप से लागू करने की जरूरत है। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को, जनसांख्यिकीय लाभांश को राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति बनाएं। आज ही से हम एक्शन लेना शुरू करें। सरकारें ले रही हैं, ऐसा नहीं कि मेरे कहने के बाद ही लेंगी, ले रही हैं, लेकिन आप कितने सफल हैं नहीं है, इसको आपको देखना है। और सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है कि यह लाभांश 2040 के बाद घटने लगेगा। आज 2026 है, 2040 के बाद यह लाभांश घटना शुरू होगा। यानी बूढ़े लोगों की संख्या क्रमशः बढ़ेगी, नौजवान लोगों की संख्या क्रमशः घटेगी और 2055 के बाद आप निगेटिव फेज में चले जाएंगे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है सभी लोगों को। अगर आज आपने सुधार लिया तो कल का सुनहरा भारत बनेगा, और अगर नहीं किया तो यू विल बी हेल्ड फॉर द डिजास्टर। जो चीजें होंगी उसके लिए सरकारें दोषी होंगी। इसीलिए हमारा सरकारें कदम उठा रही हैं, लेकिन इसको एक चिंता के रूप में लेना होगा, सीरियसनेस के साथ लेना होगा। तभी जो आज का नौजवान है वह देश के स्वर्णिम भविष्य के निर्माण में अपना स्वर्णिम योगदान देगा। तो पॉलिटिकल लीडरशिप को जागना होगा। केवल रेटोरिक से काम नहीं चलेगा, जमीन पर भी देखना होगा कि वह आपकी नीतियां, आपके कार्यक्रम जमीन पर सही तरीके से उतरे। इसके लिए दोनों ही स्तरों पर, केंद्र और राज्य दोनों को ही बहुत ही सकारात्मक रूप से काम करना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।